गाइड्स, आज हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सीरीज़ का थर्ड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द BCl3 मॉलिक्यूल्स इज प्लेनर वेयर एज NCl3 इज पिरामिडल बिकॉज ऑप्शन BCl बॉन्ड इज मोर पोलर देन NCl बॉन्ड, NCl बॉन्ड इज मोर कोवेलेंट देन BCl बॉन्ड, नाइट्रोजन एटम इज स्मॉलर देन बोरान एटम, एंड लास्ट ऑप्शन इज BCl3 has no lone pair but NCl3 has a lone pair electrons। गाइड्स, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम BCl3 और NCl3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसा बी है बोरान एंड नाइट्रोजन। बोरान के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जैसा आप जानते हैं बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, बोरान का एटॉमिक नंबर 5, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p1, एंड नाइट्रोजन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन 7, 1s2 2s2 एंड 2p3। गाइड्स, जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे बोरान का, बोरान के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो बोरान जो 3 बॉन्ड बनाएगा, और जैसा कि हमारे पास BCl3 मॉलिक्यूल्स है, तो बोरान जो है क्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड बना लेगा। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। बोरान जो है क्लोरीन एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। बट इन केस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में देखिए 2s2 2p3 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, जिसमें यह 3 बॉन्ड क्लोरीन एटम के साथ बना लेगा। अब इसके पास बचे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन वो क्या, 2 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 लोन पेयर। अब नाइट्रोजन एटम के पास एक लोन पेयर आ गया। अब अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालें, हाइब्रिडाइजेशन गाइड्स, हाइब्रिडाइजेशन का जो रूल होता है कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर प्लस लोन पेयर। अगर हम BCl3 का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर BCl3 में नहीं है, तो 3 हो जाएगा। तो इसका 3 इक्वल टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, NCl3 की बात करें, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन या सिग्मा बॉन्ड 3 प्लस 1 लोन पेयर दैट इक्वल टू 4। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाता है हमारा sp3 हो जाता है। गाइड्स, ये देखिए हम कैसे पता लगाते हैं। यदि हमारे पास टोटल हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर अगर 2 हो जाते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp होता है, और 3 हो जाते हैं sp2, 4 हो गए sp3 एंड 5 sp3d। ये ऐसे कंटिन्यू चलता चला जाएगा आगे। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से जो BCl3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ NCl3 क्या हो जाएगा, पिरामिडल, पिरामिडल। तो हम कह सकते हैं कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन द स्ट्रक्चर ऑफ NCl3 मॉलिक्यूल्स इज पिरामिडल while BCl3 molecules have trigonal planar structure and option is, अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो BCl3 has lone pair, no lone pair but NCl3 has a lone pair, तो हमारा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करने जा रहे हैं, द अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज डिफर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू ऑप्शन कन्फर्मेशन, कन्फिग्रेशन, नंबर ऑफ OH ग्रुप एंड नन ऑफ दिस। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, सबसे पहली बात हमारा अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होगा। आइए हम स्ट्रक्चर बनाते हैं अल्फा डी ग्लूकोज का। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो ये देखिए, यहाँ पे OH OH ये अल्फा डी ग्लूकोज के लिए,
यहाँ पे H OH OH H H OH and here CH2OH CH2OH यहाँ पे H होगा. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज. अगर इसका हम बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाएं तो लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H एंड C OH H यहाँ पे. थर्ड कार्बन यहाँ पे देखिए OH H. नेक्स्ट H OH C OH H एंड लास्ट वन इज CH2OH. अगर हम कार्बन एटम की नंबरिंग करें, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स. टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 6. अगर यहीं पे हम बीटा डी ग्लूकोज का अगर स्ट्रक्चर बनाएं, बीटा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस होता है वह यह होता है कि यहाँ पे ये कार्बन पोजीशन सेकेंड, यहाँ पे H और OH ग्रुप क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है, डिफर किया जाता है. यहाँ पे OH ऊपर चला जाता है, H नीचे. बाकी सभी ग्रुप का अरेंजमेंट सेम होता है. बाकी सभी ग्रुप का जो अरेंजमेंट होता है वो सेम होता है. अब आप देख के क्वेश्चन से ये बता सकते हैं अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज में क्या डिफरेंस है. यहाँ पे देखिए दिस इज बीटा डी ग्लूकोज. अब यहाँ पे अगर हम कार्बन की पोजीशन की नंबरिंग करें तो दिस इज सेकंड नंबर कार्बन, दिस इज सेकंड नंबर कार्बन एंड दिस इज आल्सो सेकंड नंबर कार्बन. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अल्फा डी ग्लूकोज में सेकंड नंबर कार्बन के ऊपर HOH होता है और यहाँ पे OH होता है. तो गाइड्स हमारा जो राइट आंसर होगा अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज डिफर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू कन्फिग्रेशन. हम कह सकते हैं यहाँ पे HOH और यहाँ पे OH. सिर्फ यही इनके कन्फिग्रेशन में डिफरेंस है. तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कन्फिग्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं. द मर्करी Hg इज लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू इट्स. ऑप्शन इज वीक मेटेलिक बॉन्ड्स, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई वेपर प्रेशर एंड बोथ, फर्स्ट एंड सेकेंड. गाइड्स जैसा कि हम जानते हैं मर्करी का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है बहुत हाई होता है. तो अगर जिसका भी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होता है उसको आयोनाइज करने के लिए या कह सकते हैं उसकी जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, वीक होती है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन मेटेलिक बॉन्डिंग. हम कह सकते हैं कि जो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से जो मरकरी है उसकी जो बॉन्डिंग होती है वीक हो जाती है, जिसकी वजह से जो मेटल होता है कह सकते हैं मरकरी, ये क्या होता है, लिक्विड स्टेट एट 0 डिग्री सेल्सियस. मरकरी 0 डिग्री सेल्सियस पे हमें लिक्विड स्टेट में पाया जाता है. तो जो हमारा ऑप्शन होगा कि मरकरी इज लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू इट्स वीक मेटेलिक बॉन्डिंग एंड हाई आयोनाइजेशन एनर्जी. तो हमारा जो ऑप्शन डी होगा वो सही हो जाएगा. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑक्साइड्स विच कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स. ऑप्शन इज NO2, SO2, CO2 एंड ClO2. गाइड्स रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है. रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा हो which loss electron to substance and get oxidized. गाइड्स कहने का मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन, ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच हो, जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, वो क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और अपने खुद को क्या करता है, रिड्यूस कर लेता है. खुद के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपने आप को रिड्यूस करता है. ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट करते हैं. अगर NO2 की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, तो नाइट्रोजन के पास जैसा आप जानते हैं 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में. दो ऑक्सीजन के साथ वो डबल बॉन्डिंग बना लेगा. उसके साथ नाइट्रोजन के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन बचेगा. तो ऑड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा, नाइट्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट. अगर SO2 की भी बात करें तो SO2 में सल्फर भी ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बनाने के बाद भी एक
लोन पेयर सल्फर के पास बचेगा, जिसकी वजह से सल्फर इज आल्सो बी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। सेम ClO2 के साथ भी। लेकिन इन द केस ऑफ CO2, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन जो दो ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है और फिर ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन क्या हो गया, कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डिफिशियंट हो गया। बट नाइट्रोजन सल्फर क्लोरीन हेयर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, सो दे एक्ट एज reducing agent, but CO2 is electron deficient, so it is not acts as reducing agent। तो हमारा जो आंसर सी हो जाएगा, सही हो जाएगा। गाइड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेकेलाइट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन यूरिया एंड फॉर्मल्डिहाइड, इथिलीन ग्लाइकॉल एंड फेनॉल, फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड एंड नन ऑफ दिस। गाइस, जैसा आप सब जानते हैं, बेकेलाइट्स क्या है, एक प्रकार का पॉलीमर है। बेकेलाइट्स एक प्रकार का पॉलीमर होता है। तो जब फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है, जब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है तो हमको क्या मिलता है, बेकेलाइट। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 नॉर्मलिटी N2O2 solution is 4.8, 8.4, 5.2 एंड 8.2। गाइड्स, कभी भी अगर हमको वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है और हमको नॉर्मलिटी दिया हुआ है, तो हमारे पास जो फार्मूला होता है 5.6 इंटू नॉर्मलिटी। तो यहाँ पे जो हमारे पास नॉर्मलिटी कितना दिया हुआ 1.5, हमको निकालना क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो जो हमारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ दैट इज इक्वल टू, जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8.4 लीटर। तो जो हमारा आंसर बी है विल बी राइट आंसर। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ एंड नॉर्मलिटी में क्या रिलेशन है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 5.6 इंटू नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। एंड गाइड्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं, द मोस्ट स्टेबल कन्फिगरेशन ऑफ एन ब्यूटेन विल बी स्क्यूबोट, एक्लिप्स फॉर्म, गॉज फॉर्म एंड एंटी स्टैगर्ड फॉर्म। गाइड्स, अगर हम एन ब्यूटेन की बात करें, एन ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3, जैसा आप जानते हैं कि जो एंटी स्टैगर्ड हमारे पास फॉर्म, स्टैगर्ड एंड एंटी स्टैगर्ड, हमारे पास जो एंटी स्टैगर्ड फॉर्म होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, अपोजिट 180 डिग्री में होता है। जैसे कहने का मतलब ये देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पे एक हम Y बनाते हैं, सीधी Y, उसके बाद एक उल्टी Y बनाएंगे, ये देखिए, ये जो हमारा बैक पोजीशन रिप्रेजेंट करेगा, सीधा Y एंड उल्टा Y जो हमारा बैक पोजीशन रिप्रेजेंट करेगा। एंटी स्टैगर्ड कहने का सेंस ये है कि जो हमारा मॉलिक्यूल्स होगा, यहाँ पे देखिए CH3, अगर CH3 यहाँ पे हो जाएगा तो जो H मॉलिक्यूल्स होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा। तो दिस स्ट्रक्चर इज एंटी स्टैगर्ड। अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि द मोस्ट स्टेबल कन्फिगरेशन ऑफ एन ब्यूटेन विल बी, तो हमारा क्या हो जाएगा, एंटी स्टैगर्ड। क्यों, बिकॉज हेयर CH3 आर अरेंज्ड एट 180 डिग्री, जिसकी वजह से इनके बीच रिपल्सन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, स्ट्रेन मिनिमम पाया जाएगा और हमारा जो कंपाउंड्स होगा क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाई डेंसिटी ऑफ वाटर देन आइस इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन, डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। गाइड्स, जैसा आप जानते हैं
वाटर किस फॉर्म में होता है? लिक्विड के फॉर्म में होता है। इसमें क्या पाया जाता है? आप जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसकी वजह से वाटर में बॉन्डिंग क्या हो जाती है? स्ट्रांग हो जाती है। बट इन द केस ऑफ आइस, आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। इसी की वजह से डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाई, डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाई देन आइस, बट वॉल्यूम ऑफ आइस इज हाई देन वाटर। अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो आइस का ज़्यादा होगा। उसी प्रकार अगर हम डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी? वाटर की ज़्यादा हो जाएगी। रीजन क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग द इंट्रैक्शन ऑफ बॉन्ड्स ऑफ वाटर इज बिकम मोर स्ट्रांगर, द इंट्रैक्शन ऑफ बॉन्ड बिकम मोर स्ट्रांगर इन कंपेयर टू द आइस। बट इन द केस ऑफ वॉल्यूम, आइस क्या होता है? आइस क्या हाई वॉल्यूम होता है। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रक्चर होता है इसका आइस का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? स्पेस्ड हो जाता है, इसमें जगह ज़्यादा ऑक्युपाई करता है। इसकी वजह से जो आइस का वॉल्यूम होता है ज़्यादा हो जाता है। लेकिन डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी ऑफ द वाटर इज हाई। गाइड्स, आज का क्वेश्चन का डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।